नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, किसान हमारे देश की अनमोल धरोहर है। किसान की तरक्की में ही देश की तरक्की है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको नित्य नई जानकारी देते हैं, क्योंकि रोज़ कृषि के क्षेत्र में नए नए बदलाव आ रहे हैं। किसान भाइयों, जब किसान अपनी लहलहाती फसल को देखता है तो ऐसा लगता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है। आज यही स्थिति है। सोयाबीन, धान इत्यादि जो खरीफ फसलों की जो फसल हैं, बहुत बढ़िया फसल है इस साल। किसान भाइयों, हमारे जो प्रदेश है वहाँ बागवानी में भी अनेक ऐसे ज़िले हैं, काफ़ी काम बढ़ रहा है। इसके साथ किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई हैं वो डेयरी का काम भी करते हैं, तो हम आपको डेयरी के संबंध में, पशुपालन के संबंध में भी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, पहले मैंने आपको बताया है कि जो सोयाबीन, धान इत्यादि जो खरीफ फसलें हैं उनमें क्या सामूहिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, इस संबंध में भी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपका उन आमंत्रित विशेषज्ञों का परिचय करा दूं जो हमें ये नित्य नए बदलाव की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हैं। आप कृषि महाविद्यालय गंजवासुधा में प्रोफेसर भी हैं और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक भी हैं। उनके पास डॉक्टर श्री राजकुमार जी भी हैं। आप सहायक संचालक हैं उद्यान के विभाग, मध्य प्रदेश शासन में। इसके बाद हमारे जो पास में बहन डॉक्टर उमा जी भी बैठी हैं। आप हमें पशुपालन से संबंधी जानकारी देंगे। अब मैं हमारे पास किसान भाइयों, जैसे कि जानते हैं आप, हम मध्य प्रदेश के विभिन्न जो सफल किसान हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने दम पर शासन की योजना को लाभ लेकर आगे बढ़े हैं, ऐसे किसानों को हम अपने चौपाल कार्यक्रम में बुलाते हैं। आज भी हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले परिचय उन्हीं से जान लेते हैं। तो आप श्री राम जी अपना परिचय दें। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं श्री राम कुरेरिया, दमोह जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं दिलीप सिंह राजपूत, जिला राजगढ़, ग्राम रौसला जागीर से। जी। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं विष्णु राजपूत, ग्राम कांसो से, जिला राजगढ़। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं टीना मेवाड़ा, ग्राम धोबड़ी। जी। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं राघवेंद्र उपाध्याय, तहसील कुरवाई, ग्राम रोशन पिपरिया, जिला विदिशा से। मेरा नाम गुलाब सिंह, ग्राम बोरखेड़ी, जिला भोपाल का मैं किसान हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। मैं दिनेश पाराशर, ग्राम बीलखेड़ा, भोपाल, कृषक हूँ। किसान भाइयों राम राम। मैं मनीष शर्मा, ग्राम रातीगढ़, जिला भोपाल से। मैं किसान के साथ साथ डेयरी फार्म का भी काम देखता हूँ। तो किसान भाइयों, ये हमारे देश की वो किसान हैं जिन्हें हम अमूल धरोहर बोलते हैं। आज इनको जानकारी हम देंगे, इनके सुझाव जानेंगे, ये कैसे सफल किसान बने ये हमें बताएंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम के पहले मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि वो ये बताएं कि वर्तमान में फसलों की क्या स्थिति है। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की आवश्यकता फसल को थी। इस समय चाहे हम सोयाबीन की बात करें, चाहे हम धान की बात करें, मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार की बात करें या अरहर की बात करें, इस समय सारी फसलें काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन अगर खेत का निरीक्षण करें, कई जगह मैंने जो भ्रमण किया वहाँ ये देखने में आ रहा है कि कीट व्याधि का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि खेत का सघन निरीक्षण करें और जो कीट और व्याधि, चाहे वो रोग हो, इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो जो अनुशंसित कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा का छिड़काव जरूर करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में जाके सघन निरीक्षण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें कोई कीट रोगी तो नहीं है, कोई खरपतवार तो नहीं है। अब मैं डॉक्टर राजकुमार जी से कहूँगा कि वो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बागवानी में वर्तमान में क्या काम चल रहा है, क्या करना चाहिए किसानों को। बागवानी में अभी नए फलोद्यान लगाने का समय चल रहा है। किसान नए फलोद्यान का रोपण कर रहे हैं। उनसे कहना यही है कि पहले से जो गड्ढे खोद के रखे हैं उनको पौधे अच्छे से लगाएं। जहाँ तक गड्ढे में पौधा पॉलीथिन में है उतना ही दबाएं, चारों तरफ से मिट्टी अच्छे से दबाएं, नीचे एयर पॉकेट ना बचे, नहीं तो पानी भरेगा तो जड़ में सड़न आती है और पौधा ख़त्म होता है। पर्याप्त मिट्टी चढ़ाएं, पानी आसपास न रुके। जी जी।
किसान भाइयों, जो किसान भाई नए फल उद्यान लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी उनका ध्यान रखें। और वहन डॉक्टर उमा जी हमारे बीच में हैं, वो हमारे जो पशुपालक भाई हैं या डेयरी का काम करते हैं उन्हें क्या सामूहिक काम करना चाहिए उस संबंध में जानकारी देंगे। जी नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि बारिश का मौसम हमें अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, उसी तरह पशुधन के स्वास्थ्य के भी लिए इसमें विशेष सावधानी रखनी है। हमको अपनी गौशालाओं में साफ सफाई का, आसपास उनके रखरखाव का ध्यान रखना है, पशुओं के खान पान का, संतुलित आहार का। साथ ही साथ ये मौसम है पशुओं में टीकाकरण का, तो पशुपालन विभाग के द्वारा हमारे समस्त पशु चिकित्सालयों और कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा विभिन्न रोगों के टीकाकरण लगाए जा रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अपने पशुधन को टीकाकरण का लाभ अवश्य दें और उनको रोगों से बचाएं। तो किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पशु का स्वास्थ्य उत्तम होगा तो निश्चित तौर से उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों, हम प्रदेश के विभिन्न गांवों, विभिन्न जिलों से इसलिए सफल किसानों को बुलाते हैं कि आप भी उनसे प्रेरणा लें, समझें कि हमारे प्रदेश के किसान किस ढंग से मेहनत करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सकल उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो श्री राम जी, आप ये बताएं हमारे किसान भाइयों को कि आपकी क्या, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, कितनी आपको सफलता मिली। सभी को नमस्कार। मैं श्री राम कुरेरिया और मैं हटा तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने शुरुआत लगभग 14-15 साल पहले की। पहले मैं एक आपदा प्रबंधन परियोजना पर काम कर रहा था। उस समय पे देखा कि गांव में सोयाबीन के खेत में दवा डली और जैसे ही दवा डली वैसे ही घनघोर बारिश हुई और बारिश का पानी सीधा जाके उस कुएं में पहुंचा और उसकी कुएं के पानी को पूरे गांव ने पिया और पूरे गांव के लोग इतने बीमार हुए, उनको उल्टी और लूज मोशन हुआ और पूरे रास्ते बंद हुए। हम लोगों को पता चला तो हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भेजने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। तब पता चला कि जो नींदानाशक दवाई डली थी उस खेत में, उसका कारण था कि सीधा पीने वाले कुएं में मिल गई, तो उससे ये असर हुआ। फिर दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। तो मैंने सुना था जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में, तो मैंने जैविक खेती के रूप में वर्मी कंपोस्ट का काम शुरुआत में किया और रिजल्ट देखे, लेकिन उतने हमें रिजल्ट जितने मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। और लोग भी कर रहे थे कि है क्या कि आज के समय में लोग चाहता था कि जितना हमने लगाया है उसका हमें तत्काल वापस मिल जाए। और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, तो मेहनत ज़्यादा होने के कारण लोग करने को तैयार नहीं रहते। घर परिवार वाले भी बोले कि लोग कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री राम जी, आपकी ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक खेती सर्वोत्तम है, इसको हमारे किसानों को करना चाहिए। जी राजपूत जी को आप क्या कहना चाहेंगे। जी मैं 2006 से जैविक खेती मैंने स्टार्ट करी है और इसमें पूरा सर ने पूरा बता ही दिया जैविक का। तो लेकिन सबसे मेन जो रहता है जैविक खेती में वो रहता है गाय। गांव में एक कहावत है, भोरी अति दिन या में बसे लोग तीन सूर्य नाग गंधर। गाय भोरी भी रहती है लेकिन इसमें पूरे सूर्य नाग, जैसे हमारे ऋषि मुनि जो बताते हैं उसको गाय को ही माता क्यों कहा गया। पहले अपनी नानी जी भी बोलती थी, गौ में बसते लक्ष्मी, गोमूत्रे धनवंतरी। तो जो गोबर जो है उसमें धन बसता है। वो कहाँ से बसता है? उसका ही गोबर आप जहाँ चाहो उसमें उपयोग कर लो। और अभी जैविक खेती में धीरे धीरे इतना बढ़ा, और हमने गांव पे भी प्रचार प्रसार भी मैं वैसे करता रहता हूँ। और 1-2 बार मोदी जी ने भी सम्मानित करा है मेरे को इसी में जैविक खेती को। हाँ बताया ना, आपको कहाँ सम्मानित किया? ब्राइविट समिट गुजरात 2013 में। अच्छा। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने भी मेरे को यहाँ राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में बुला के वहाँ पे सम्मानित किया। तो दिलीप जी, हमने सुना है कि आपको गोपालन क्षेत्र में भी कोई पुरस्कार मिला, बताएं। हाँ, गोपालन में भी मिला है ना, देसी गाय का 3रे नंबर का ये मिला है मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ, गोपालन में जी। तो किसान भाइयों, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से किसानों को बुलाते हैं। हमारे श्री राम जी बुंदेलखंड क्षेत्र से थे,
तो दिलीप सिंह जी तो मालवा क्षेत्र से हैं। अब विष्णु जी आप बताएं अपनी सफलता की कहानी। जी सर नमस्ते, मैं विष्णु राजपूत। सर पहले जो थे हमारे पूर्वज वो बराबर जानते नहीं थे। जैसे मेरे पिताजी खेती करते थे तो चाहो जो उतना उत्पादन हो नहीं पाता था, क्या चाहिए क्या देते थे। फिर सर मैं इन भैया के माध्यम से मैं कृषि विभाग से केवी के वहाँ पे जाके जुड़ा, वहाँ पे जानकारी ली, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ की मैंने वहाँ पे गए कार्यक्रम देखे और उनके जरिए मैं करने लगा। तो अब अच्छी फसल आती है सर, अच्छा उत्पादन आता है और मैं अब सफल भी हो गया हूँ, लगभग अच्छा उत्पादन कर रहा हूँ सर। अच्छा जी सर। बहन टीना जी बताएं अपने बारे में। सर मैंने चक्की खोली है। हाँ। सर उसमें मैं किसान लोगों को आटा बेसन पीस कर भी देती हूँ और किसानों को पशु दाने वगैरह उसकी बोरी बनाकर भी बेचती हूँ। सर इससे उनको बहुत सहारा लगता है। और सर मैं खेती में भी सहायता करती हूँ मेरे हस्बैंड की। अभी सर जैसे वो बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। गेहूँ बोने के बाद वो बीच का जो समय खाली रहता है ना, उस टाइम में मैं मूंग बोवा देती हूँ। जी जी, तो ये थी टीना परिहार हमारी बहन, जो खेती बाड़ी के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने घर पे चक्की लगाई है और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आप अपने गांव में महिलाओं को और किस तरह से आप उनको जागरूक करती हैं? सर मैं उनको उत्साहित करती हूँ, क्योंकि घर पे बैठे बैठे फ्री बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है। सर उनको मैं ये बोलती हूँ कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए लेडीज़ों को, क्योंकि आजकल जितनी जेंट्सों की वो है उतनी लेडीज़ों की भी है। तो सर मेरे कहने का मतलब ये है, लेडीज़ों को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, अपनी खुद की वैल्यू बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए तो अपने हस्बैंड को भी सहारा मिले, अपने बच्चों को भी। जी जी, तो आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश की हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए वो आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। सक्षम के लिए जो गांव में जो काम होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, उसके माध्यम से हमारी बहनें गांव में बैठती हैं और कुछ ना कुछ काम करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना बैठे बैठे कुआं भी खाली हो जाए। राघवेंद्र जी आप अपने बारे में बताएं। जी मैं राघवेंद्र उपाध्याय, मैंने अपनी परंपरागत खेती जो पूर्वजों से मिली थी, जैसे गेहूं चना ज्वार वगैरह की, उसको कम करके पिछले साल ही मैंने धान का काम चालू किया था। ऊपर भी गया, मैंने 13.5 कुंटल धान पैदा करी थी, लेकिन रोज़ जाता था खेत पे, सघन चेकिंग थी, रोज़ जाना है, रोज़ कीट व्याधि पे नज़र रखना है सब। और मैंने रासायनिक काम किया था, जैविक नहीं था मेरा कोई काम, रासायनिक खेती करी थी। कोई अनुभव नहीं था, खुद की अपनी मगजमारी थी। उन सारी व्यवस्थाओं के बाद मैंने 13.5 पर एक बीघे में 13.5 कुंटल के आसपास पैदावार पाई थी। जी जी जी, तो राघवेंद्र जी बता रहे हैं कि मैं रासायनिक खेती करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में धान का रकबा बढ़ रहा है, ऐसा किसानों से बातों से लग रहा है। तो आप बताएं गुलाब सिंह जी। हाँ सर, मेरा नाम गुलाब सिंह मेवाड़ा है और मैं बोरखेड़ी का किसान हूँ। सर मैंने 2003 में जो एपीओ बनाया हूँ, तो एपीओ इस प्रकार बनाया मैंने, और हमारे सर आदरणीय राजकुमार डॉक्टर सर का भी मुझे योगदान बहुत रहा उसमें। और सर मेरा एक ही नारा है कि मेरे गांव की और मेरे प्रदेश की महिला और किसान मॉडल बने। तो जैविक खेती के साथ साथ उनको सर, जैसे अभी एक महिला निकल के आई है हमारे मतलब टीना जी, इनको भी सर इनके पास मिल्क सेंटर है, जो हमारे एपीओ के किसान जुड़े हैं उनके ही द्वारा इनका मिल्क सेंटर चलता है धुबड़ी में। और इन्हीं के पास पशु आहार बनाने का प्लांट भी है और आटा बनाने का प्लांट भी। वो हमारे समूह में जुड़ी वो महिला, उनको हम सर निकाल रहे ताकि हमारी महिला मॉडल बने और खुद वो काम करे। तो सर मेरे एपीओ, जैसे मैंने 2003 से एपीओ बनाया था, तो उसमें सर मैं मतलब लगातार एक ऐसा काम कर रहा हूँ महिला और किसान के बीच में कि ताकि किसान बिचौलियों से बचे। सर एपीओ के अंदर खाद, बीज, दवाई, वृक्षारोपण, मतलब ऐसे कोई सी एक्टिविटी नहीं है जो हमने नहीं करी। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा एपीओ का बहुत बड़ा ये काम है और मैं एपीओ को मॉडल बनाने के साथ साथ गाँव को मॉडल, गाँव के मॉडल के साथ बहुत बढ़िया आप गुलाब सिंह जी, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये गुलाब सिंह जी हैं, एक एपीओ का संचालन करते हैं जिसका उद्देश्य है किसान को जुड़े और जिन चीज़ों को हम अनावश्यक समझते थे खेती बाड़ी में, उससे लाभ कमाएं, उसका व्यापार करें। ये एपीओ का
प्रमुख उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब सिंह जी। आप बताएं अपने बारे में। मैं दिनेश पाराशर मिश्रित खेती करता हूँ, मतलब थोड़ी सोयाबीन भी लगाता हूँ, धान। इसके बाद खेतों की मेंट पे फलों के पौधे जैसे आम अमरूद और आपका मुनगा वगैरह ये भी लगाता हूँ। इससे अच्छी आमदनी। जो थोड़ा मैं डेयरी का काम भी करता हूँ, उसमें गिर गाय, जैसे हमारे भाई गुलाब सिंह जी ने बताया, गिर गाय, साहिवाल, देसी नस्ल की उत्तम गाय पालता हूँ। जी जी मनीष जी आप बताएं। जी सर, मैं मनीष शर्मा रातीगढ़ से, मैं पशुपालक हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। मैडम, आजकल जो एक सीमन आ रहा है गाय का कि उस सीमन से बछिया का सीमन है तो बछिया ही जनेगी, तो ऐसा कुछ है कि? जी, अभी मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग के द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन एक योजना चलाई जा रही है, जिससे कि जब भी हम कृत्रिम गर्भाधान इस सीमन से कराते हैं तो बछिया ही होती है। और ये जो नस्ल रहती है इसमें गिर साहिवाल जैसी उन्नत नस्लें होती हैं। पूर्व में ये जो स्ट्रॉ था वो इसके लिए 400 रुपये से अधिक लगता था, लेकिन अभी हाल मध्य प्रदेश शासन ने इसका शुल्क 100 रुपये कर दिया है। आप अपने निकट के जो भी पशु चिकित्सालय है या कृत्रिम गर्भाधान केंद्र हैं, वहां जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि नई नई तकनीकी जानकारी किसान तक पहुंचे और किसान जागरूक हो। आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारे किसान जागरूक हैं। आप कुछ जानना चाहेंगे विष्णु जी? जी सर, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी तरफ सोयाबीन अच्छी है, अभी बहुत अच्छी फसल है, पर सर आखिरी में जाके वो बहुत सारे खेत में देखिए सर मैंने कि पीले पेड़ पड़ते हैं सर और सूख जाती है। तो सर ये जो रोग आता है कैसे पहचान करें और क्या दे सर उसको? डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। देखिए, आपने काफ़ी किसानों का प्रतिनिधि किया है। ये जो बीमारी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इसमें जो इसकी पहचान का प्रमुख लक्षण देखेंगे कि पत्ती पीली पड़ती है, साथ में पत्ती में जो है सलबटें देखने को मिलेंगी और छितरे पीले कलर के धब्बे देखने को इसमें मिलते हैं। ये एक वायरस जनित बीमारी जिसको कि मोज़ेक कहते हैं। ये सोयाबीन के अलावा मूंग और उड़द में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। और ये बीमारी धीरे धीरे करके एक पौधे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और देखते हैं कुछ दिनों में पूरे के पूरे खेत इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी को फैलाने में कीड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर, जो कि धीरे धीरे करके एक बीमारी ग्रसित पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे पर जो है वायरस को संचरित कर देता है और आसानी से बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल जाती है। तो महत्वपूर्ण बात है कि बीमारी को पहचान लें और पहचानने के तुरंत बाद जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, यह एक चीज़ जरूर समझ लें कि अभी भी अगर आप खेत में जाएंगे तो 1 पौधे, 2 पौधे या 10 पौधे आपको खेत में इस प्रकार के ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआती नियंत्रण के लिए आप इन रोग ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकाल दें, पहला उपाय करें। दूसरा उपाय, जैसे ही आप देखें सफ़ेद मच्छर, आप पौधे को हिलाएंगे तो पत्ती के ऊपर या पत्ती के नीचे सफ़ेद मच्छर आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो ये एक इंडिकेशन है कि मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों में नीम से बनी कीटनाशक दवा है, जिसकी 3 से 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और यदि लग रहा है कि मच्छरों की संख्या, सफ़ेद मच्छर की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है या रोग का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, उस समय रासायनिक दवा में थायोमिथाक्साम का या इमिडाक्लोरोपिड, इनमें से 2 किसी भी कीटनाशक दवा की अनुशंसित मात्रा का छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि बीमारियों में और कीड़ों के लिए मुख्य रूप से खरपतवार काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं, इसलिए खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। साथ में अगर खेत के चारों तरफ मेड़ है, उसमें भी यदि आप खरपतवार का उचित प्रबंधन करेंगे तो कीट व्याधि से बचकर अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो खास बात तो ये डॉक्टर साहब ने बताई कि आपकी फसल में अगर कचरा, खरपतवार है तो उसको निकालें, क्योंकि मुख्य जो है एक तो पोषक तत्व भी खींच लेता है, रोग कीट भी ज़्यादा आते हैं। आप कोई किसान भाई? सर मेरा 2 प्रश्न है। एक तो सर से, राजकुमार जी से, कि सर मेरे पास 1 एकड़ में अमरूद है तो उसके अंदर मैं मुनगा लगाना चाहता हूँ, अच्छी वैरायटी वो कहाँ से प्राप्त हुई? और दूसरा प्रश्न है दीदी से कि दीदी जैसे मेरे एपीओ में 5000 किसान हैं, उसमें मैंने आधी महिला जोड़ रखी है, वही महिला है जैसे आजीविका से जुड़ी हुई, तो उनको कैसे में 2 गाय
शासन से अनुदान पर या किसी प्रकार से ऐसी कोई योजना बने ताकि वो महिला उनको लेके, इनका ये हमारे एपीओ से दीदी निकली हुई है, इनका मिल्क सेंटर है बहुत बड़ा, इनके पास बीएमसी भी है, सभी है, लेकिन वो बोल नहीं पाई शायद दूबड़ी की। तो सर ऐसे हम सोचा कि महिला पास में ही है तो महिला किस प्रकार से अपनी राजकुमार जी पहले आप बताएं। मुनगा की खेती के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो बीज द्वारा या पौधे द्वारा। तो बीज हमारे मार्केट में भी उपलब्ध हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी उपलब्ध रहते हैं, और पौधे हमारे नर्सरियों में आप प्राप्त कर सकते हैं नॉर्मल रेट दे के। जी आप बताएं। जैसा कि गुलाब सिंह जी कह रहे थे कि एफपीओ में आधी महिलाएं हैं, जैसे 5000 की महिलाएं। तो वैसे तो हम अगर व्यक्तिगत तौर पे चाहें तो हितग्राही मूलक योजनाओं में इंडिविजुअल फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत अधिक संख्या में है तो इतना व्यक्तिगत ना जाकर अपन पशुधन मिशन में, एनएलएम में मिल्क ट्रैक्ट बनाने का या उस क्षेत्र में अधिक से अधिक गौ संवर्धन का काम करके ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्लान करके आप अपने एफपीओ के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। जी राघवेंद्र जी आप। आदरणीय डॉक्टर साहब श्रीवास्तव साहब से, ये धान में लास्ट टाइम तक रेड बॉम परेशान करता है। मैंने तो पिछली साल पहली बार लगाई ये धान का काम किया है, मैं पूरे साल परेशान रहा, पूरे सीजन। उसका उपाय जी बताएं। देखिए धान में जैसे रेड वर्म का आपने बताया, ये तो है ही समस्या। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसमें मुख्य रूप से रोगों के बारे में बताऊंगा मैं। इसमें मुख्य रूप से जो है ब्लास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। इसके अलावा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, सीड ब्लाइट है। ये बीमारी भी लगातार धान लगाने वाले क्षेत्रों में प्रकोप इनका होता है। तो इन बीमारियों को सबसे महत्वपूर्ण बात है पहचानना। अगर आप खेत में जाएंगे तो आप शुरुआती अवस्था में देखेंगे पत्तियों पे नाशपाती के आकार के धब्बे देखने को मिलेंगे, और जो है चारों तरफ से भूरे रंग की जो है से वो घिरे हुए रहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं कहना चाहता हूँ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में, इसमें छोटे छोटे बारीक आकार के धब्बे पत्ती पर दिखेंगे और चारों तरफ से पीले जो है से पीले जो धब्बों से जो है पीले रंग से ये घिरे हुए रहते हैं। और ऐसे ही सीड ब्लाइट की बात करूं तो सीड ब्लाइट में मुख्य रूप से जो हिस्सा तने का जमीन से लगा हुआ था वहाँ जो है सड़न देखने को मिलती है। साथ में जो सांप की जो स्किन होती है तो इस बीमारी को स्नेक स्किन डिजीज भी बोलते हैं, तो उसकी स्किन के आकार के धब्बे देखते हैं। तो ये प्रमुख बीमारियां धान में देखने को मिल रही। इसके अलावा जैसे कि आपने रेड वर्म का बात बताया, पत्ती मोड़ा की इल्ली का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो शुरुआती अवस्था में अगर हम बीमारी और कीड़ों से बचने के उपाय देखेंगे और समय रहते हुए उसका हम जो अनुशंसित कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करेंगे तो आसानी से नियंत्रण होगा। इस तरह से वो दवा का छिड़काव करें तो उसका लाभ मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जी। किसान भाइयों, हमारे चौपाल कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे कृषि विशेषज्ञ, हमारे किसान अपने विचारों को साझा करें और किसान यहाँ से जो विचार मिले उनका खेती बाड़ी में उपयोग करें। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमारे जो विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाविद्यालय गंजवासुधा से हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अच्छा लगा आज आप हमारे बीच में पधारे। डॉक्टर बहनुमा जी ने काफ़ी जानकारी, किसानों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो अमूल धरोहर है हमारे किसान हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रम में पधारे, ऐसे ही पधारते रहें। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे किसान भाई कितने जागरूक हो गए हैं। किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खेती बाड़ी करे, पशुपालन करे, बागवानी करे तो निश्चित रूप से न केवल वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि हमारे देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।